नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं खबर दोपहर का। खबर दोपहर में आज हम उस मुद्दे पर बात करेंगे जिसको लेकर हर एक पार्टियां तमाम तरीके के दावे करती हैं, वादे करती हैं। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष आधी आबादी को पूरा हक दिलाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। महिलाओं को सुरक्षित समाज और बेहतर कानून व्यवस्था मुहैया करवाने के खोखले वादे कर रहे हैं, तो वहीं यूपी में महिलाओं के साथ अपराध के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शोहदों और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वालों को सख्त हिदायत भी देते हैं, अपराधियों को यमराज से मिलाने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में महिलाओं के साथ अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। एक रोज पहले ही लखीमपुर में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप कर उसकी आंख फोड़ देने की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी। तो वहीं आज की अगर हम बात करें तो बरेली से कलेजे को चीर कर रख देने वाली ये घटना सामने निकल कर आई है, जहां छेड़छाड़ का विरोध करने पर दो शोहदों ने छात्रा को ट्रेन के आगे फेंक दिया। इस हादसे में छात्रा के दोनों पैर और एक हाथ कट गया, उसकी कई हड्डियां तक टूट गईं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। हालांकि इस मामले को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद संज्ञान में लिया है और आनन फानन में अफसरों ने मौके पर जाकर पीड़ित परिवार से बात कर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए और घटनाक्रम में एसएसपी ने थाने के इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। पुलिस ने आरोपी युवक और उसके पिता को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं शासन की ओर से पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए सहायता राशि प्रदान करने की भी बात कही गई है और अब वो सहायता राशि दे दी गई है। लेकिन अब सवाल है, बहुत से सवाल है जो आज सत्ता पक्ष और विपक्ष सबसे पूछना बाकी है। उन सभी सवालों के जवाब हम लेंगे, लेकिन उससे पहले इस मसले पर क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने इसका स्वयं संज्ञान लिया है। मेरे और एसएसपी साहब, एसडीएम, एडिशनल एसपी एवं अन्य अधिकारीगण द्वारा हॉस्पिटल का भ्रमण किया गया है। अभी तक अभियुक्त और उसके पिताजी को अरेस्ट कर लिया गया है और सरकार की तरफ से, और मैं भी आपको एश्योर करवाता हूं, हमारे साथ एसएसपी साहब भी हैं, कि अभियुक्त का जांच करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जहां तक कि बच्ची का सवाल है, प्रिया कश्यप नाम है, एज लगभग 16-17 साल है। तो अभी ये भास्कर हॉस्पिटल है, वहाँ हॉस्पिटलाइज्ड है। मैं और एसएसपी साहब मिले हैं। कंडीशन डॉक्टर द्वारा सही नहीं बताई गई है, की जा रही है। इसके अलावा इसमें पूरे घटना में जो थाना प्रभारी है यहाँ के और वहाँ के हल्का प्रभारी और बीट के आरक्षी, इनको क्षेत्र में सही तरीके से जानकारी न रखना, इसके लिए उनको निलंबित किया गया। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। छात्रा के परिजनों ने क्या बताया? परिजनों ने जो बात बताई है, जो तहरीर दी है, उसमें उन्होंने ये आरोप लगाया है कि ये लड़का लड़की से बात करने की कोशिश करता था और ये बात उसके पिताजी को भी बताई गई थी, पर उन्होंने भी इसका संज्ञान नहीं लिया और जिसके कारण वो लड़की को परेशान करता रहा। और उनका आरोप ये है कि उनके द्वारा लड़की को ट्रैक पे ढकेला गया। तो देखिए, एनसीआरबी के अगर हम आंकड़ों पर एक नजर डालें तो साल 2017 में 32,000 रेप की वारदातें हुई हैं महिलाओं के साथ और साल 2018 में 33,000 रेप पूरे देश भर में महिलाओं के साथ हुए हैं। साल 2019 में 32,000 दुष्कर्म के मामले सामने आए। साल 2020 में 28,000 रेप के मामलों की पुष्टि देश भर में की गई है। साल 2021 की अगर हम बात करें तो 31,000 रेप के मामले सामने आए हैं। तो देखिए, एनसीआरबी के मुताबिक देश में लगातार बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं। ये तो वो आंकड़े हैं जिनकी रिपोर्ट थाने में दर्ज की गई हैं, लेकिन कई ऐसे मामले हैं ग्रामीण क्षेत्रों के जो आज भी दब कर रह जाते हैं, जो आज भी समाज के भय से लोग दर्ज कराने कोतवाली तक नहीं पहुंच पाते हैं। और एनसीआरबी के मुताबिक अगर हम साल 2021 के आंकड़ों की बात करें तो 31,000 रेप के मामले ऐसे हैं जो सामने आ चुके हैं। और अगर हम बात करें यूपी की, तो यूपी में लगातार जो महिलाओं के खिलाफ अपराध है वो बढ़ता जा रहा है। अपराध सबसे ज्यादा अगर कोई सह रहा है तो वो है महिलाएं। एनसीआरबी के आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं। एनसीआरबी के आंकड़े इस बात के गवाह हैं। 2019 के अगर हम एनसीआरबी के आंकड़ों पर नजर डालें तो 59,000 महिलाओं के साथ अपराध हुए हैं। 2021 में 49,000 अपराध महिलाओं के साथ हुए हैं। 2021 में 56,000 महिलाओं के साथ अपराध हुए हैं और ये आंकड़ा बस यूपी का है।
चूंकि देश का सबसे बड़ा प्रदेश माना जाता है जनसंख्या के लिहाज से यूपी, और यूपी में 2021 का जो एनसीआरबी का आंकड़ा आया वो हैरान कर देने वाला था, जहां महिलाओं के खिलाफ 56,000 से ज्यादा अपराध की वारदातें हैं जो रजिस्टर की गई है। यानी कि कितनी ऐसी घटनाएं होंगी जो रजिस्टर नहीं की गई होंगी, जो आज भी दब कर रह गई होंगी। और 2021 में एनसीआरबी का ये आंकड़ा कहता है कि रेप के मामले में यूपी तीसरे नंबर पर है। और प्रदेश में बच्चों के खिलाफ अगर अपराध पर हम नजर डालें तो 16,000 से ज्यादा अपराध बच्चों के साथ हुए हैं। तो देखिए, लगातार महिलाओं के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ अपराध बढ़ता जा रहा है। महिलाएं, बच्चियां दुष्कर्म की शिकार हो रही हैं। सरकारें बदली लेकिन महिलाओं और बच्चों की स्थिति में सुधार होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। ये आंकड़े बताते हैं, एनसीआरबी के आंकड़े। और एनसीआरबी के आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि यूपी में महिलाएं आज भी सुरक्षित नहीं है। जितना दावा किया जाता है, जितना वादा किया जाता है, उस हिसाब से महिलाओं की सुरक्षा शून्य है। ये आंकड़ा महज बीजेपी का नहीं है। अगर हम समाजवादी पार्टी के आंकड़ों पर गौर करें तो एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं 2016 में 4,816 दुष्कर्म के आंकड़े सामने आए। और अगर हम रेप के प्रयासों की बात करें तो तकरीबन 1900 रेप करने के प्रयास के मामले भी दर्ज किए गए। 2015 जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी प्रदेश में, तो उस दौरान 3,025 रेप के मामले सामने आए और रेप के प्रयासों की जो घटना है वो 422 दर्ज की गई थी। तो महिलाओं के खिलाफ अपराध हर एक सरकार में होता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। लेकिन घोषणा पत्र, सबने हर एक पार्टी का घोषणा पत्र देखा होगा। बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे महिलाओं की सुरक्षा के लिए किए जाते हैं। मुखर होकर रैलियों में कहा जाता है कि महिलाओं की सुरक्षा अब हमारी जिम्मेदारी है, महिलाएं भरोसा तो करें। लेकिन जब महिलाएं भरोसा करती हैं तो उनको बदले में क्या मिलता है? दुष्कर्म की वारदातें, लूट की वारदातों से वो जूझती हैं, छिनैती के अपराधों से वो जूझती हैं। इसके साथ ही हत्याएं भी सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ होती हैं। एनसीआरबी का आंकड़ा इस बात की पुष्टि करता है कि महिलाओं के खिलाफ यूपी में अपराध ज्यादा है। 2021 में तीसरे नंबर पर रेप के मामलों में यूपी रहा है। तो देखिए, आज ये सवाल पूछना हर एक पार्टी से जरूरी है, चाहे वो पक्ष में बैठा हो, विपक्ष में बैठा हो, कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए अगर वाकई इतने कदम उठाए गए हैं तो महिलाओं को सुरक्षा क्यों नहीं दी गई। प्राइम टीवी आज ये मुद्दा प्रमुखता से उठाएगा कि महिला की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है। प्राइम टीवी एक बार सवाल यह हर एक पार्टी से करेगा कि महिलाएं अगर असुरक्षित हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है। अगर महिलाएं सुरक्षित वातावरण में नहीं जी रही हैं तो क्यों हमारी पार्टियां महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध पर कोई ठोस कानून नहीं बनाती हैं। ये तमाम सवाल आज प्राइम टीवी पूछता है। और आज इन्हीं बड़े सवालों पर चर्चा के लिए विवेक श्रीवास्तव, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र प्रताप सिंह, समाजवादी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वही समाज सेवी के तौर पर अजरा मोबिन भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आज विवेक जी से होगी। विवेक जी, रविंद्र जी, चर्चा की शुरुआत से पहले मैं एक आपसे अपील करूंगी कि आज प्लीज राजनीति नहीं, क्योंकि आज का मुद्दा बहुत गंभीर है, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है जिस पर प्राइम टीवी आज चर्चा करने जा रहा है। और अब चर्चा की शुरुआत विवेक जी से करते हुए, विवेक जी, याद है आपको घोषणा पत्र जब आता है भारतीय जनता पार्टी का तो महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाती है, महिलाओं की सुरक्षा के दावे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर कहां है वो सुरक्षा? क्या आपकी सरकार वाकई वो सुरक्षा दे पाई है महिलाओं को? विवेक जी। देखिए मुस्कान जी, भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में शासन आने से पहले उत्तर प्रदेश में अपराध की जो स्थिति थी, अपराधियों का जो मनोबल चरम पे था, हमारी सरकार आने के बाद हमने उस अपराधियों के मनोबल को तोड़ने का काम किया है। संगठित अपराधी गिरोहों को नेस्तनाबूद करके उनको मट्टी में मिलाने का काम किया है। अवैध अर्जित संपत्तियों को सरकारी खजाने में कब्जा करके लाने का काम किया है। विवेक जी, बलात्कारियों के खिलाफ क्या किया आपने? महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में उत्तर प्रदेश देश में अव्वल है मुकदमे के निस्तारण में।
उनको अपराध की सजा दिलाने में, ये हमारे उत्तर प्रदेश के आंकड़े हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में देश की सबसे बड़ी आबादी निवास करती है मुस्कान जी, उस दृष्टि से देखिएगा तो हमारी सरकार बनने के बाद हर क्षेत्र में जो भी अपराध दर्ज किए जाते रहे, चाहे महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति, डकैती, अपहरण, सब में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है और अभियुक्तों को सजा दिलाने का रेट बढ़ा है। और ये कोई 1-2 साल के आंकड़े नहीं हैं, ये साल दर साल के आंकड़े बता रहे हैं। ये केवल योगी आदित्यनाथ जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और मजबूत इरादे का परिणाम है। नहीं, यही पुलिस तो अखिलेश जी के समय में भी थी, यही पुलिस मायावती जी के समय में भी थी, लेकिन उस पुलिस को जब फ्री हैंड दिए गए तो उस पुलिस ने अच्छा काम करके एनसीआरबी के आंकड़ों में उल्लेखनीय स्थिति दर्ज की। जी विवेक जी, जिस एनसीआरबी के आंकड़ों का आप जिक्र कर रहे हैं, आज पूरे संक्षेप में मैं आंकड़े निकाल के बैठी हूं। मुझे पता था आज आंकड़ों का जिक्र किया जाएगा। जिस आंकड़ों की बात कर रहे हैं, 2019 में महिलाओं के खिलाफ अपराध हुए हैं 59,000, 2020 में 49,000 से भी ज्यादा अपराध सिर्फ महिलाओं के साथ हुए हैं, ये यूपी की बात है, और 2021 में 56,000 महिलाओं के खिलाफ अपराध हुए हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि अपराध पर अंकुश लगा है, क्योंकि लगातार साल दर साल ये आंकड़े बताते हैं कि बढ़ोतरी हुई है। ठीक है विवेक जी, मैं वापस रुक करूंगी। 1 मिनट रुकिए। ठीक है, रुकिए। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। सापेक्ष रुकिए। इसी के सापेक्ष आप अपराधियों को सजा देने का भी रेट जरा पढ़ के बताइए। देश जानना चाहता आपके मुंह से, आप पढ़ के बताइए, वो भी आंकड़े बताइए। गुमराह करने वाली बातें मत करिए। अपराध हुआ है तो उस पर कार्रवाई हुई है, कार्रवाई हुई है तो अपराधी दंड पाए हैं। चलिए ठीक है, एक बात बताइए विवेक जी, ठीक है, यानी कि लोग मरते रहेंगे, कार्रवाई करते रहेंगे, महिलाओं के खिलाफ अपराध होगा और आप सिर्फ कार्रवाई करेंगे, लेकिन कोई ठोस कानून नहीं बनेगा। वापस आऊंगी विवेक जी, वापस आऊंगी। देखिए, आज राजनीति से ऊपर उठ के बात करते हैं। विवेक जी एक सेकंड, विवेक जी एक सेकंड, विवेक जी यहाँ पे मुझे तय करना है 1 मिनट। आज राजनीति से ऊपर उठ के बात करते हैं। अगर आंकड़े विवेक जी, अगर आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के हैं तो समाजवादी पार्टी के भी मेरे पास है। ठीक है रविंद्र जी, देखिए विवेक श्रीवास्तव जी के पास तो जवाब शायद है नहीं, इसलिए उन्होंने आंकड़ों से मुंह मोड़ लिया। उन्होंने तमाम तरीके के दावे किए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में अपराधियों के जो हौसले है उसको पस्त करने का काम किया गया है, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है उस पर फुल स्टॉप लगाने का काम किया गया है। क्या वाकई सहमत हैं? वैसे तो मैं कुछ और बताना चाह रहा था, पहले इसका उत्तर दे दूं जी। योगी आदित्यनाथ जी के जिले का ही दे देता हूं मैं। 5 अक्टूबर को पीपीगंज में शोहदों ने एक महिला को घर में घुस के छेड़खानी किया। 4 अक्टूबर को बांस गांव में एक छात्रा से छेड़खानी किया, मामला नहीं दर्ज हो रहा था, समाजवादी पार्टी की जानिब दर्ज हुआ। 3 अक्टूबर को चौरी चौरा में ऐसा मामला दर्ज हुआ। 1 अक्टूबर को बांस गांव में दर्ज हुआ। 27 सितंबर को बड़ालगंज में एक तांत्रिक ने बच्चे से ज्यादा गलत काम किया, बोल नहीं सकते हैं। 27 सितंबर को बड़ालगंज में ऐसा ही घटना घटित हुई। 26 सितंबर को गोरखनाथ थाना क्षेत्र, जो मुख्यमंत्री जी का थाना क्षेत्र है, उसी में एक युवती पर तेजाब डालने का प्रयास किया। क्या बता रहे हैं, वो जो अपने जिले में नहीं रोक पा रहा, अपने शहर में, अपने थाने में नहीं रोक पा रहा है, वो क्या अपराध रोक पाएगा? इससे भी ज्यादा बड़ी घटना बता दे रहा हूं मैं आपको। 4 साल की बच्ची से बलात्कार होता है। बुलंदशहर में एक मानसिक रूप से अस्वस्थ बच्ची से बलात्कार होता है। एक महिला सिपाही से बलात्कार होता है। अयोध्या जी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता महिला से बलात्कार होता है। झांसी में एक 12 साल की बलात्कार पीड़िता जाती है थाने में, उससे एसएचओ बलात्कार कर लेता है। क्या बात करते हैं, हमारे हैं क्या ये सारे आंकड़े? तो उत्तर प्रदेश सरकार के हैं जो मैं बता रहा हूँ। और जो आप और अब आइए जरा, ये आंकड़ा उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, पूरे देश में है। उसका मैं खुलासा कर रहा हूं। जो केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने बताया कि 3 साल में 13,13,000
महिलाएं या बच्चियां गायब हैं। केंद्रीय बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी बताती हैं कि 5 साल में 2,75,000 बच्चे गायब हुए, जिनमें से 2,12,000 बच्चियां थी। वहीं पर हमारे गृह राज्य मंत्री जी बताते हैं कि 2017 से 2021 में सामूहिक बलात्कार की 1,278 घटनाएं घटित हुई, जिसमें से यूपी में 218 और नंबर 1 रहा यूपी। तो जो अपराधी जेल में चले गए थे और पाकिस्तान चले गए थे, तो जेल से बाहर किसने निकाल दिया, पाकिस्तान से कौन लेके चला आया? बात यह है कि सारे मामलों के राजनीतिकरण कर देते हैं, आंख फोड़ लेते हैं, फिर संरक्षण भी देते हैं। एक बलात्कारी है चिन्मयानंद, उसके ऊपर उसकी शिष्या, उसकी छात्रा बलात्कार का आरोप लगाती है। उत्तर प्रदेश सरकार उसका मुकदमा वापस ले लेती पड़ेगा लोगों का। एक बलात्कारी बंद था अपनी पत्नी के साथ में, अमरमणि त्रिपाठी, जिसे बच्ची का जो गाना वाना गाती थी, पहले उसके साथ दुष्कर्म किया, जब वो पेट से हो गई तो उसकी हत्या करा दिया, उसको उच्च क्षेत्र का बता छोड़ देती है। जब ऐसा होगा जिस प्रदेश में, उस प्रदेश में सामान्य जो अपराधी है उनका भी मन बढ़ेगा। अगर एक बड़ी कार्रवाई चिन्मयानंद के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई कर दी गई होती तो नहीं होता। अब दूसरा मामला आ जाइए, एक बच्चों में पूर्ण रूप से हमारे पास मुख्य सचिव नहीं है पिछले 3 साल से, इससे भी व्यवस्था प्रभावित होती है। पिछले 3 वर्ष से हमारे पास पूर्ण रूप से डीजीपी नहीं है। यह बताता है कि प्रदेश सरकार की इच्छा ही नहीं है कानून व्यवस्था को ठीक करने में। इसका दोषी आप दें कि 5 साल पहले भी ऐसा होता था तो हम भी करेंगे, नेहरू जी के टाइम में होता था तो हम भी ऐसा ही करेंगे। ठीक है, देखिए लेकिन रविंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास शायद आज जवाब नहीं था। मेरे सवाल ज्यादा तीखे हो गए कि वो इस चर्चा को छोड़ के फिलहाल जा चुके हैं। लेकिन अब अजरा मोबिन जी का मैं रुख करूंगी, बतौर समाज सेवी वो लगातार हमारे साथ जुड़ी है, बहुत लंबे समय से अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। देखिए अजरा जी, एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध महज यूपी नहीं दुनिया भर में बड़ा है, देश भर में बड़ा है। ऐसे में आप मुख्य वजह क्या मानती हैं कि ये अपराध लगातार बढ़ रहे हैं? यहाँ लापरवाही किसकी है या लूप होल कहाँ रह जा रहा है? देखिए, पहले तो माफ कीजिएगा कि मैं आपका नाम मिस कर गई हूँ, एंकर महोदया क्या? जी अजरा जी, मेरा नाम मुस्कान जी है। जी मुस्कान जी, बिल्कुल सही सवाल आपने किया कि आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं के साथ कितना दुर्व्यवहार हो रहा है, और खाली यहीं पर नहीं पूरे मुल्क में हो रहा है। और क्यों हो रहा है, सवाल इस बात का है। भाजपा के प्रवक्ता महोदय बहुत ही जोश खरोश से ये बोल करके गए हैं कि नहीं कम हुआ है। और अपराधियों के साथ क्या हुआ है, पहले ये बता दीजिए। अपराधों के साथ अपराधी जो रहे हैं उसके उन कृत्यों के, तो उनको क्या सजा हुई है, उनके साथ कार्रवाई हुई है कि नहीं, तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ। हालांकि आपके माध्यम से मुझे पता चला कि वो शायद चैनल पे कोई जवाब देने लायक नहीं थे, इसलिए वो चले गए हैं भाग के। तो मैं उन्हें जवाब फिर भी देना चाहूंगी कि आपने अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही यही किया है कि बलात्कारियों को सम्मानित करके छोड़ दिया है, रिहा कर दिया है और फूलमाला पहनाया है। जहां पर जघन्य अपराध हो जाता है, उसके बच्चे का, बिल्किस बानो के बच्चे का कत्ल कर दिया जाता है, बिल्किस बानो के साथ मल्टीपल गैंग रेप होता है, उन अपराधियों को आप संस्कारी ब्राह्मण बता करके छोड़ देते हैं। तो और जहां पर उन्नाव, हाथरस जैसी बलात्कार हुए बच्चियों के, तो वहां पर आपने उनका शव तक आपने परिवार को नहीं दिया, रातों रात चोरों की तरीके से आपने उनको जला दिया। तो ये आप यही तो कार्यवाही किया है ना आपकी सरकार ने। मैंने तब भी कहा था मुस्कान जी कि इस तरीके से जो ये घटनाएं हैं सामने हमारे आती हैं, इन पर इस तरीके से अंकुश लगा पाना बहुत ही मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जिस तरीके से ये मौजूदा सरकार अपराधियों को संरक्षण प्रदान कर रही है, हम महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने में पूरी तौर से ये असफल हैं। वजह यही है कि कानून के साथ सख्ती नहीं हो रही है। आपका अगर बंदा होता है तो आपकी पार्टी का बंदा होता है, आप उसको बचाने का काम करते हैं, उसको आप बचाने का काम, उसको आप संरक्षण देते हैं। गोल्ड मेडलिस्ट लाने वाली जो खिलाड़ी रही हैं, जंतर मंतर पर महीनों बैठी रही, यौन शोषण का उन्होंने आरोप लगाया। आपने पॉक्सो एक्ट तो कहता है कि आप फौरन त्वरित उस पर कार्यवाही करके आप उनको अरेस्ट करिए। आज तक आप बृजभूषण जी को बचाने का काम कर रहे हैं,
तो अपराध तो होना निश्चित है। क्यों नहीं होगा अपराध? क्योंकि आज जो छोटे अपराधी हैं, गली कूचे के अपराधी हैं, आपने उनकी हौसला अफजाई की है। उनको पता है कि हमारे देश में इस तरीके का कुकृत्य अगर हम करते हैं तो हमें क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। हम जेल भी जाएंगे भी तो हम बेल पर वापस आ जाएंगे, और हो सकता है कि हमको मान सम्मान के साथ वापस किया जाए। अभी मेरे भाई ने जिक्र किया अमरमणि त्रिपाठी जी का, शशि हत्याकांड जो हुआ था। आज उसकी बहन के दिल से पूछिए, जो दर दर भटक रही है, इस इंसाफ के लिए उसने कितनी लंबी लड़ाई लड़ी, किस तरीके से अमरमणि त्रिपाठी को उठा करके उसने जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाया, और आज किसके संरक्षण में उनको छोड़ा जा रहा है? अमरमणि त्रिपाठी का बेटा खुद अपराधी है। किसके संरक्षण में वो चल रहा है? किसके संरक्षण में आने के बाद उनको रिहा कर दिया गया? यहाँ पर महिलाओं के साथ दुराचार हो जाता है, उनका चीरहरण हो जाता है, और चीरहरण करने वालों को सम्मानित कर दिया जाता है। हम इस दौर में जी रहे हैं, तो हम उनसे, इस सत्ता से, इस निरंकुश सरकार से कतई हम उम्मीद नहीं लगा सकते कि हम महिलाओं की अस्मिता की सुरक्षा हो पाएगी। इस तरीके से दावे, भाषण तो बड़े बड़े लंबे लंबे आंकड़े बता के विवेक जी चले गए, लेकिन सच्चाई से मुंह छुपा करके भाग के गए हैं आज ये। बिल्कुल, इनके पास जवाब नहीं है। बिल्कुल ठीक है। देखिए, एक रविंद्र प्रताप जी से एक कमेंट लूंगी। देखिए रविंद्र, जब सवाल आपसे भी पूछा जाएगा, आप मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, अगर सरकार कानून को कठोरता से लागू नहीं कर पा रही है तो विपक्ष का क्या दायित्व है कि वो सरकार पर प्रेशर बनाए, सरकार को मजबूर करे कि वो कानून को और कठोर करे और मजबूत करे कि महिलाएं सुरक्षित हो पाए। इस कड़ी में समाजवादी पार्टी ने क्या कदम उठाए हैं, किस तरीके से सरकार पर प्रेशर बनाए हैं? देखिए मुस्कान जी, हाथरस के कांड से लेके अभी परसों एक कांड हुआ लखीमपुर में 12 साल की बालिका के साथ में, कल कांड हुआ बरेली में। इन सारे कांडों का हम लोग ने जितना पुरजोर विरोध हो सकता है किया। चिन्मयानंद को गिरफ्तार किया जाए, हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया। चिन्मयानंद तो नहीं गिरफ्तार हुआ, हमारे 16 आदमी गिरफ्तार हो गए। तो कोई भी घटना ऐसी नहीं है, मैं आपको गिना भी सकता हूँ। अयोध्या जी में एक 7 वर्ष की बालिका का बलात्कार हुआ था, हमारे वहां के पूर्व विधायक पवन पांडे जी को डिटेन कर लिया गया। बागपत में एक 8 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ था, हमारे जिलाध्यक्ष जी को डिटेन कर लिया गया। अब जाते हैं, ये बलात्कार तो असीमित है, इतना ज्यादा है कि उत्तर प्रदेश सरकार छुपा रही है, तब भी मीडिया का, कम से कम प्रिंट मीडिया का धन्यवाद है कि वो इन कांडों को निकाल के ले आती है। कारण मैं बताता हूं मुस्कान जी इसका। देखिए, एक चीज मैं एक्सेप्ट करता हूं कि ये बलात्कारी कोई पार्टी के नहीं होते, ये मानसिक रूप से विकृत लोग हैं। बस इनके खिलाफ अपराध नहीं होता, इनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती, या किसी बड़े बलात्कारी के खिलाफ, जो किसी भी पक्ष का हो, हमारे पक्ष का हो, उनके पक्ष का हो, बड़ी कार्रवाई नहीं होती। तो इस प्रकार के विकृत मानसिकता वालों का मन बढ़ता है। अब मैं कारण में आता हूं। महिलाओं के प्रति जो हिंसा पनप रही है, उसमें जो सबसे बड़ा कारण है अश्लील वेबसाइट। नरेंद्र मोदी जी ने जब सरकार बनी थी तब 2014 में घोषणा की थी, मैं सारी अश्लील वेबसाइट बंद कर दूंगा। 2023 की जो रिपोर्ट आई है, भारत अश्लील वेबसाइट देखने में नंबर 1 है। इसका मतलब मोदी जी ने झूठ बोला था, अश्लील वेबसाइटें नहीं बंद हुई। इसी संबंध में 2018 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया एक बलात्कारी के खिलाफ, और कहा ये अश्लील वेबसाइट देखने का आदी था, इसलिए ये अपराध करता था। अतः अपराधी को तो सजा दी जा रही है, सरकार को निर्देशित किया जा रहा है कि अश्लील वेबसाइट बंद करे। आज तक नहीं बंद हुई। प्रधानमंत्री कह रहे हैं तब भी नहीं बंद हो रही हैं, हाई कोर्ट कह रहा है तब भी नहीं बंद हो रही हैं। आखिर इन अश्लील वेबसाइटों को नहीं बंद करने के पीछे क्या कारण है, और अगर बंद हो जाएगा तो हमारे देश का, हमारे समाज का क्या नुकसान होगा, ये मुख्य कारण है। इसको किन्हीं भी परिस्थितियों में बंद किया जाना चाहिए। अगर ये नहीं बंद होंगी तो इस प्रकार के अपराधों की बाढ़ आने वाली है। बिल्कुल, आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है कि इस बात को सरकारों तक पहुंचाया जाए कि इन अश्लील वेबसाइटों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाए। ठीक है जी, धन्यवाद। वापस रुक करते हैं अजरा जी का। देखिए अजरा जी, आप लगातार समाज सेवा के तौर पर लोगों की सेवा भी करती हैं, लेकिन जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो अभी भी
अगर हम मौजूदा वक्त की बात करें तो महिलाओं की ज्यादा गलती बताई जाती है। इस बात को मैं भी नहीं नकार सकती हूँ, शायद आप भी नहीं नकार सकती हैं। ऐसे में सरकार से क्या मांग करेंगी आप कि अगर किसी महिला के साथ ऐसा अपराध होता है तो सरकार को किस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए, जिस तरीके से मुझे लगता है कि कानून में सख्ती लाना चाहिए और निष्पक्ष रूप से, ये नहीं कि हमारी पार्टी का आदमी है, उसने गलत कर लिया है तो वो निर्दोष है, उसके निष्पक्ष रूप से, निष्पक्ष भाव से सजा देनी चाहिए। जो दूसरे के लिए है वही अपने लिए होना चाहिए। और महिला सेल का गठन करना चाहिए कि अगर किसी कोई पीड़ित महिला है तो वो महिला से ही अपना, क्योंकि थोड़ा सा पुरुष के साथ कहने में वो कहीं ना कहीं हिचकिचाहट, हेजिटेशन रहता है उसमें। तो उसमें क्या होना चाहिए कि पुलिस डिपार्टमेंट में जा करके एक महिला सेल होना चाहिए कि महिला, पीड़ित महिला जो है वो महिला के ही पास जाकर के अपने उस दुख को बयान कर सके। ये पहला कदम होना चाहिए। और मुझे लगता है कि कानून को सख्त से सख्त सजा देना चाहिए कि दूसरा उसे नसीहत ले सके कि अगर हम ऐसा करेंगे तो मेरे साथ भी यही होगा। ठीक है। और कहीं ना कहीं हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, सामाजिक लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, घर से भी जिम्मेदारी होती है कि हम अपने बच्चों में क्या संस्कार दे रहे हैं, किस तरीके का परवरिश दे रहे हैं, उनको भी समझाने की जरूरत है। और अभी हमारे भाई ने जिस तरीके से कहा कि मोबाइल के जरिए जो डिजिटल चल रहा है उसके जरिए वो सारी चीजें भी बहुत दिक्कतें पैदा कर रही हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइल रहता है, बच्चे का कहीं कुछ भी वो ऑटोमेटिकली भी ओपन हो जाता है, कभी कुछ ऐसी चीजें। तो बिल्कुल इन पर भी अंकुश लगना चाहिए। अच्छा, ठीक है। रविंद्र जी, का आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि हाल ही में अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये दावा किया गया था कि एक चौराहे पे छेड़खानी और अगले चौराहे पर आपको पुलिसकर्मी मिलेंगे, सीसीटीवी मिलेगी, ताकि तुरंत ही जो अपराधी हैं उनको पकड़ा जा सके। धरातल पे क्या ये आपको दिखता है क्या? मैडम, थोड़ा सा मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें जी। योगी जी डायलॉगबाजी में नंबर 1 हैं। धूल में मिटा देंगे, ऊपर पहुंचा देंगे, पाकिस्तान भेज देंगे। तो ऐसा ही एक डायलॉग किया जिसको थोड़ा सा आपने उसका निवारण कर दिया कि एक चौराहे पर करेंगे तो अगले चौराहे पे यमराज खड़ा मिलेगा। बिल्कुल। तो एक मुख्यमंत्री स्वर्ग से यमराज को धरती पे बुला रहा है क्योंकि उसके अधिकारी और उसके पुलिसकर्मी, उसके पार्टी कर्मी काम नहीं कर पा रहे हैं। तो उसकी अयोग्यता तो यही झलकती है उस मुख्यमंत्री की। क्या यमराज आके चौराहे पे खड़े होकर अपराध रोकेंगे? और कितने चौराहों पे यमराज खड़े होंगे? पता योग होगी उत्तर प्रदेश सरकार की यमराज को दे दिया। तो सवाल ये है कि सीसीटीवी कैमरे भी हैं जहां जहां पर काम कर रहे हैं, जहां पर सरकार के लोग फंसते हैं उन सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर से उड़ा दिया जाता है। जहां सरकार के लोग नहीं फंसते हैं वहां जबरदस्ती लाके उसके सीसीटीवी कैमरे के आगे खड़ा करके उनको अपराधी बना दिया जाता है। लेकिन मैं किसी पार्टी का पक्ष अभी भी नहीं ले रहा हूं, मैं अपने पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूं। अगर हमारे पार्टी से भी कोई महिला के खिलाफ अपराध किया हो तो उसको बराबर उतनी ही सजा मिलनी चाहिए जो न्याय संगत है। बिल्कुल। बुलडोजर से गिरा देना न्याय संगत नहीं है। बिल्कुल, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। रविंद्र जी, फिलहाल वक्त हमें इतना ही इजाजत दे रहा है। लेकिन देखिए, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है लगातार इजाफा हो रहा है और हाल ही की 2 घटनाओं ने तो दरिंदगी की ऐसी हदें पार की कि उसने कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करके छोड़ दिया है। जहां लखीमपुर खीरी में एक बच्ची के साथ बर्बरता की ऐसी हदें पार होती है कि बच्ची की दोनों आंखों को नोच लिया जाता है, तो वहीं बरेली की अगर हम बात करें तो शौहदे छेड़खानी करते हैं और जब उनका मन नहीं भरता है, जब लड़की विरोध करती है तो उसको ट्रेन के आगे लाके फेंक दिया जाता है। बच्चियों के पैर कट चुके हैं, बच्ची का हाथ कट चुका है, बच्ची की हालत गंभीर है। लेकिन सवाल तो सरकार से पूछे जाएंगे। सवाल सरकार से पूछना लाजमी है क्योंकि सरकार के पास शक्ति है, सरकार के पास हर एक ताकत है जो अपराधियों को सटीक राह पर ले आए, जो अपराधियों के हौसले परस्त कर दे। लेकिन उसके बावजूद भी यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं।
एनसीआरबी का आंकड़ा इस बात का गवाह है। 2021 में तीसरे नंबर पर रेप के मामले में यूपी है। लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है कि अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो उसको सजा भी दिलाई जाती है, उसकी गिरफ्तारी भी लगातार होती है। लेकिन सवाल तो यही है कि क्या अपराध होने के बाद गिरफ्तारियां होंगी? अपराध होने से पहले आखिर अपराध को रोका क्यों नहीं जा रहा है, ये सवाल बड़ा है। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।